Hello, welcome to Income Tax Gurukul again. So we were discussing about salary section और उसके अंदर we have read about HRA. So that HRA part we have discussed along with the example and all we have already discussed everything. So now again we'll come back to allowance. Allowance HRA is one of the part of the allowance only. तो मैंने लास्ट क्लास में बताया था बेसिकली अलाउंस को पढ़ने के लिए हम तीन पार्ट में इसको डिवाइड करेंगे फुली टैक्सेबल पार्टली टैक्सेबल एंड फुली एग्जाम्ड। देखो बेटा जो एग्जाम्प्ट है फुली एग्जाम्प्ट है तो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितना होना चाहिए क्योंकि इसमें मोस्टली चीज एग्जाम्प्ट है तो नॉर्मली एग्जाम में इतनी पूछी नहीं जाती। फिर उसके बाद आता है फुली टैक्सेबल। तो फुली टैक्सेबल में भी क्या है ना बेटा कि जो चीज फुली टैक्सेबल है उसको भी ज्यादा इतना रोल नहीं रहता नहीं है। मतलब ये नहीं कह रहा बट सब जैसे इसमें इंटरटेनमेंट अलाउंस अच्छा है ये मोस्टली गवर्नमेंट एम्प्लॉय को ही टैक्सेबल नहीं रहता बाकी जगह टैक्स डियरनेस अलाउंस और एक इसके अंदर मोस्टली रहेगा दूसरा मोस्टली एक ट्रांसपोर्ट अलाउंस का भी एक रहता है। तो मोस्टली सारे अलाउंस उसके अंदर इतने इंपॉर्टेंट नहीं रहते जबकि सबसे जो मेन अलाउंसेस ना बेटा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है दैट इज द स्पेशल अलाउंस। दैट इज द स्पेशल अलाउंस अंडर सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 ए और इसका वन पार्ट इसी तरह 10 14 ए और इसका सेकंड पार्ट ये दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। इनको हम पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो आज तक हमने सिर्फ एचआरए के बारे में पढ़ा है। तो अलाउंस का आपको पता है पर्टिकुलरली कुछ रिक्वायरमेंट है उनको मीट करने के लिए कोई भी एम्प्लॉयर उनको अलाउंस देता है। तो बहुत सारे लोगों को बेटा कंफ्यूजन रहता है अलाउंस और परक्विजिट्स में कि अलाउंस और परक्विजिट्स में क्या डिफरेंस क्या है। तो अगर हम देखें तो अलाउंसेज एंड परक्विजिट जो पर्क्स रहते हैं उनमें मेजर डिफरेंस तो यही रहेगा कि जो अलाउंस रहते हैं ना वो रहते हैं बेटा मोस्टली फिक्स ये अमाउंट फिक्स रहती है इनकी। परक्यूजिट्स की अमाउंट वेरी करती है। कैसे वेरी करती है एक एग्जांपल लेके चलते हैं। जैसे कल हमने एचआरए के बारे में पढ़ा था तो एचआरए का एक एग्जांपल लेके चलते हैं। एग्जांपल के केस पे जैसे मान लो आपको एक पर्टिकुलर हाउस रेंट अलाउंस मिल रहा है आपको घर चाहिए तो एम्प्लॉयर क्या करता है आपको हर महीने कुछ 10K दे रहा है 10K पर मंथ और आपको बोल रहा है कि भाई आप घर ले लो। आपके 9,000 रुपए लग रहे तो आपका बेनिफिट है आपके 15,000 रुपए लग रहे तो आपको पे करना है एक फिक्स अमाउंट दे दी दैट विल बी द अलाउंस। परक्यूजिट्स में मोस्टली क्या रहता है जैसे कि रेंट फ्री एकोमोडेशन आपको घर ही दे दिया आपको बोले कि भाई एक काम करो हम आपको कुछ पैसे नहीं दे रहे आप रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया आपको घर ही दे दिया। या फिर ऐसे हो सकते हैं कि कंसेशनल रेंट जैसे आपको घर दिया उन्होंने बट बहुत ही कम रेंट लिया। मान लो कि घर का रेंट नॉर्मली अगर वो किसी और आदमी को देते 20K आता था मान लो 20K और आपको बोले कि ठीक है आप एक काम करो आप हमारे एम्प्लॉय हैं तो आप 5K दे दो बस पर मंथ। तो कंसेशनल रेंट तो एक बात तो पता चल गई अलाउंसेज हमेशा मॉनेटरी फॉर्म में रहते हैं आपको कुछ ना कुछ मॉनेटरी फॉर्म में रहेगा। परक्यूजिट्स में भी मॉनेटरी भी रहता है एज वेल एज नॉन मॉनेटरी भी रहता है जैसे रेंट फ्री एकोमोडेशन दे दिया रेंट फ्री मॉनेटरी रेंट फ्री इन द सेम वे। ये तो एक एचआरए का एग्जाम्पल था। जैसे मान लो कि आपको मेडिकल अलाउंस मिल गया तो मेडिकल अलाउंस आपको क्या रहेगा फिक्स अमाउंट रहेगा। आप बीमार पड़ रहे हो नहीं पड़ रहे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी हॉस्पिटल में जा रहे हो चेकअप के लिए नहीं जा रहे कोई नहीं आपको पर्टिकुलर मेडिकल अलाउंस मिल गया। लेकिन अगर आपको हॉस्पिटल के अंदर आप जाओ और आप फ्री चेकअप करा लो फ्री ट्रीटमेंट करा लो आपको इलाज फ्री में करा लो तो देखा जाए तो क्या हो गया एक नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो गया ये वाला नॉन मॉनेटरी बेनिफिट हो गया। सही बात है। और जो मॉनेटरी बेनिफिट में क्या रहेगा आपको बोल देंगे कि आप एक काम करो मान लो आपका जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसका खर्चा आ रहा है मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा आ रहा है कितना 50K आ रहा है आप एक काम करो 50K नहीं सिर्फ 10K ही दे दो इतना ही पे कर दो। तो एक कंसेशनल आपको मेडिकल ट्रीटमेंट कंसेशन मिल गया। तो परक्यूजिट्स और अलाउंसेस तो बेटा मोस्टली डिफरेंस ये रहता है यहां से आप समझ जाओ कोई भी अलाउंस परक्यूजिट बन जाएगा कोई भी अलाउंस जैसे एचआरए वो घर देने
एचआरए देने के बजाय, अलाउंस देने के बजाय आपको घर ही दे दे तो परक्यूजिट कहलाएगा। और अगर आपको घर भी उसको कंसेशन पे दे दे तो भी परक्यूजिट कहलाएगा। लेकिन सिर्फ एक फिक्स अमाउंट दे दी तो एचआरए रहेगा। तो एचआरए और जो अलावेंस और परक्यूजिट में ये डिफरेंस है। जो अलावेंस रहता है मोस्टली आपको अपफ्रंट मिल जाता है, आपको खर्चा करे चाहे ना करे पहले ही आपको एक मिल जाती है, एक फिक्स अमाउंट रहती है। जबकि परक्यूजिट की अमाउंट वेरी करती है, वो रेंट फ्री एकोमोडेशन, जैसे मान लो आपको एक, वो मॉनेटरी भी रह सकती है, नॉन मॉनेटरी भी रह सकती है। तो दोनों ही केस में रहता है। जैसे कैश में भी हो सकता है आपको कंसेशन दे दिया कुछ तो नॉन मॉनेटरी कंसेशन दे दिया, आपको सीधा घर ही दे दिया तो एक नॉन मॉनेटरी कंसेशन हो, नॉन मॉनेटरी हो गया। तो ये इनका बेसिक डिफरेंस रहता है अलावेंसेज और परक्यूजिट। होप आपको समझ में आ गया होगा कि अलावेंस कभी कभी परक्यूजिट भी बन सकते हैं। मोस्टली लोगों को यहाँ पे कंफ्यूजन होती है कि परक्यूजिट है कि अलावेंस है। तो वहां पे ये चीज लगा के देखो, क्या परक्यूजिट वाली फिक्स रेट मिल रहा है आपको, क्या फिक्स है वो? अगर फिक्स है तो फिर वो अलावेंस है, फिक्स है तो परक्यूजिट नहीं होगा। फिर आप उसके बाद देखो कि वो कौन सा है, नॉन मॉनेटरी। कभी भी अलाउंस नॉन मॉनेटरी तो होता ही नहीं है, तो हमेशा नॉन मॉनेटरी तो परक्यूजिट ही होगा। तो सीधा सीधा कंसेप्ट हो गया कि वो परक्यूजिट भी होगा, मॉनेटरी होगा। अगर दोनों चीजें मॉनेटरी हो फिर आपको चेक करना पड़ेगा कि वो अलाउंस है, फिक्स रेट है, उसका एक्सपेंस के ऊपर कोई डिपेंड है, एक्सपेंस करना जरूरी है कि नहीं है। यहाँ पे आप एक्सपेंडिचर करोगे मेडिकल ट्रीटमेंट का, 50,000 रुपए का खर्चा हो गया तभी आपको 10,000 मिले। लेकिन यहाँ पे मेडिकल अलाउंस आपको 10 के मिल रहा है तो आपको मिल रहा है, आप खर्चा करो चाहे ना करो, आप जाओ हॉस्पिटल मत जाओ, कोई उस चीज से फर्क नहीं पड़ता। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटरटेनमेंट अलाउंस। इंटरटेनमेंट अलाउंस बेटा एक प्रकार का, एक ये मान सकते हैं कि सैंक्चुअरी अलाउंस। जैसे हम कुछ कोई क्लाइंट आ रहा है उसके इंटरटेनमेंट के लिए, तो बेटा ये फुल्ली टैक्सेबल रहता है, फुली टैक्सेबल। लेकिन एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में, मैं यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ, ये एक इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर हम अलग से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पे स्टार मार्क कर देता हूँ मैं, ये हो गया स्टार मार्क। उसके बाद डियरनेस अलाउंस। डियरनेस अलाउंस होता है बेटा महंगाई भत्ता, जो किसी भी महंगाई भत्ता जो होता है इन्फ्लेशन को देख के जो दिया जाता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। जो इन्फ्लेशन मान लो बढ़ गई, इन्फ्लेशन अगर आपकी इंक्रीज हो गई, महंगाई बढ़ गई, तो उसके हिसाब से ये भी बढ़ेगा। तो इसलिए ये भी क्या होता है, टैक्सेबल होता है। फिर उसके बाद ओवर टाइम अलाउंस, ओटीए। जैसे मान लो कि आपकी शिफ्ट है सिर्फ 8 घंटे की, आप 10 घंटे काम कर रहे हो, 12 घंटे काम कर रहे हो, तो आपको ओवर टाइम करने का पैसा मिलेगा। तो वो भी पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है, ठीक है। तो बेटा जो भी हम अलाउंस यहाँ पे पढ़ने वाले हैं वो पूरे के पूरे वो वाले अलाउंस पढ़ रहे हैं जो कि टैक्सेबल है। तो फुल्ली टैक्सेबल वाली पहला हम केस कर रहे हैं, उसके बाद हम करेंगे पार्टली टैक्सेबल और लास्ट में करेंगे फुल्ली एग्जेम्प्ट। ये तो बहुत ही इजी है, इनमें कुछ ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी नहीं। तो हमारा मेन कंसंट्रेशन इधर पार्टली टैक्सेबल के अंदर स्पेशल अलाउंसेज में रहेगा। तब तक हम एक बार फुली टैक्सेबल भी पढ़ लेते हैं। तो फर्स्ट फुली टैक्सेबल में इंटरटेनमेंट अलाउंस मैंने बता दिया, लेकिन इसके अंदर आप याद रखना ये गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए इसको क्या करते हैं, टैक्स करते हैं गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए। एक बात और भी ध्यान, नॉन टैक्स रहता है, नॉन टैक्स रहता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए टैक्स नहीं करते। एक बात ध्यान रखना, एग्जाम एंटरटेनमेंट अलाउंस का कोई एग्जाम्पशन नहीं है, इसका एक डिडक्शन मिलता है। इसको सेक्शन 10 में नहीं आता है। जो सेक्शन 10 के एग्जाम्पशन मिलते हैं ना, अंडर सेक्शन 10 ये नहीं आता, नहीं आता, ये नहीं आता एंटरटेनमेंट अलाउंस, ये एग्जाम्पशन इसको। तो एंटरटेनमेंट अलाउंस को क्या होता है, पहले तो सैलरी में ऐड करते हैं और बाद में उसका डिडक्शन दे देते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ओवर टाइम अलाउंस का। मैंने बात करते हैं फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, कोई भी फिक्स्ड अमाउंट दे दी मेडिकल की, वो भी फुल्ली टैक्सेबल, कितने भी आपको अमाउंट मिली हो मेडिकल के लिए वो फुल्ली टैक्सेबल रहेगी। तो फिक्स मेडिकल अलाउंस रहेगा, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिटी कंपनसेटरी। जैसे हम किसी एक, आप किधर काम कर रहे हैं, एक शहर से दूसरे शहर में आपको भेज रहे हैं, ट्रांसफर कर रहे हैं, तो उस सिटी के जो खर्चे हैं उसको कंपनसेट करने के लिए अलाउंस मिलता है, उसको सिटी कंपनसेटरी अलाउंस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं सिटी कंपनसेटरी के बाद इंटरिम अलाउंस। कई बार क्या होता है कि हम पूरा अलाउंस डिसाइड नहीं कर पाते कि कितना अमाउंट देना है, कोई प्रोजेक्ट चल रहा है वहां पे आपको कुछ खर्चा दे दिया उसने, अब ये नहीं पता चला कि कितना, तो शुरू में कुछ इंटरिम अलाउंस दे दिया, बाद में पूरा डिसाइड करेंगे जब वो प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा, तो इसलिए उसको इंटरिम अलाउंस बोलते हैं। सर्वेंट अलाउंस, आपको कुछ पैसे दे दिए, आपकी मर्जी है, आप वहां से सर्वेंट अलाउंस के नाम पे आपको पैसे दे दिए। अब आपकी मर्जी, आपको कैसे काम करना है, आप सर्वेंट के ऊपर उसको खर्च कर सकते हैं। सर्वेंट को हायर करके आप उसको कितनी भी सैलरी दे दो, पूरी की पूरी टैक्सेबल रहेगा सर्वेंट अलाउंस। मान लो 1 मिनट के लिए सर्वेंट अलाउंस के लिए आपको मिले 10K पर मंथ, ठीक है। आपने हायर किया एक सर्वेंट, ठीक है, और आपने उसको सैलरी दी 12K पर मंथ। तो जो
10 के पर मंथ ना सर्वेंट अलाउंस, वो 10 के पर मंथ वाला आपके हिसाब यहाँ पे टैक्सेबल रहेगा फुल्ली, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। अगर तो फिर उसके बाद बात करते हैं प्रोजेक्ट अलाउंस। जब कोई प्रोजेक्ट के ऊपर जाते हैं तो फिर आपको अलाउंस, बहुत सारी कंपनियां अलाउंस देती है प्रोजेक्ट के नाम पे, अलग अलग तरह के लंच टिफिन डिनर अलाउंस, टिफिन करने के लिए या डिनर करने के लिए आप कुछ को कुछ पैसे दे देते हैं, तो वो भी पूरा टैक्सेबल ही रहता है। इसके अलावा वार्डन अलाउंस, जैसे सिक्योरिटी गार्ड का जो वार्डन रहता है, हमारे हॉस्टल में वार्डन रहता है ना, ऐसे ही जहाँ पे आपके ऑफिस में उधर कोई सिक्योरिटी का कुछ हो तो उसका भी अलाउंस मिले तो उसके लिए। नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, नॉन प्रैक्टिसिंग जैसे मान लो कि मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ और मैं कंपनी में भी काम कर रहा हूँ, बट कंपनी वाले सोच रहे हैं कि मेरा पढ़ाने से मेरा मैं उतना प्रोडक्टिव नहीं रहता ऑफिस में काम करने के लिए, तो मुझे बोलेंगे कि ठीक है आप एक काम करो, पढ़ाना बंद कर दो बच्चों को, क्योंकि वहां पे आपकी एनर्जी वेस्ट हो जाती है, और इसलिए आप एक काम करो हमारे इधर ही, आप यहाँ पे ही काम करो पूरा, और बाकी घर पे जाके आप आराम करो, इसलिए हम आपको अलग से कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे देंगे, जो आपको स्टूडेंट से मिल रहा है उतने तो नहीं देंगे, बट हाँ कुछ आपको दे देंगे, कुछ मिल जाएगा। उसको बोलते हैं नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस। फिर होता है ट्रांसपोर्ट अलाउंस टू एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है, कन्वीनियंस अलाउंस क्या होता है, और उसके बाद आता है ट्रैवलिंग अलाउंस, वो क्या होता है वो भी हम पूरा डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तब तक एक बार समझ लो कि एक एम्प्लॉय का अगर ट्रांसपोर्ट के लिए आने जाने का खर्चा, अगर उसका घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, अगर उसको ट्रांसपोर्ट का अलाउंस मिले, घर से ऑफिस, ऑफिस से घर आने का जो खर्चा मिले, तो उसको भी पूरा टैक्स कर लेंगे। लेकिन अगर, ध्यान रखना है, अगर वो डीफ है, ब्लाइंड है, डम्ब है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप एम्प्लॉय है, तो उस केस में वो एग्जेम्प्ट रहेगा अप टू सम सर्टेन अमाउंट, सम 3200 और समथिंग, उसके बारे में पूरा हम डिस्कस करेंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा है फुली टैक्सेबल अलाउंस, वो अलाउंस जो फुली टैक्सेबल है, उनमें कितना भी आपको एम्प्लॉयर दे उससे पूरे के ऊपर टैक्स लगेगा, आप कितना खर्चा कर रहे हो उस चीज से कोई भी फर्क पड़ता ही नहीं है, वो डजेंट मैटर, आप ज्यादा खर्चा कर रहे हो कम खर्चा करो, जितना आपको अलाउंस मिला पूरा का पूरा उसके ऊपर टैक्स लगेगा। तो इसमें कोई भी फुल्ली टैक्स में कुछ एग्जेम्पशन नहीं मिलता। तो इसके बारे में बताया बेटा, सबसे पहले सिटी कंपनसेटरी अलाउंस, जो सिटी अलाउंस जो दिया जाता है वो कंपनसेट करने के लिए दिया जाता है हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग, जैसे कि मैंने बताया था सिटी कंपनसेटरी अलाउंस के बारे में। तो बेटा इसके अंदर मैंने यहाँ पे बताया था आपको दो अलाउंस यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट है, इसके अलावा ये वाला अलाउंस भी इंपॉर्टेंट है, आप इसको भी मार्क कर लीजिए, ट्रांसपोर्ट अलाउंस को, ठीक है। और आपको ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत नहीं है, मोस्टली हो जाएंगे। ये जो तीन अलाउंस है ये आप पूरा ध्यान में रखिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सिटी कंपनसेटरी। तो मैंने बताया कि जब हायर कॉस्ट ऑफ लिविंग जो शहर है उनमें अगर जाते हैं तो कंपनसेशन के लिए दिया जाता है, ये टैक्सेबल होता है बेटा, जो कि मैंने बताया था, इरिस्पेक्टिव ऑफ दैट वेदर इट इज गिवन एज ए कंपनसेशन फॉर परफॉर्मिंग द ड्यूटी इन द पर्टिकुलर प्लेस और अंडर द स्पेशल सर्कमस्टेंसेस, कुछ भी हो उससे से कोई फर्क नहीं पड़ता कैसे आपको दिया है, बट वो पूरा का पूरा टैक्सेबल होता है। फिर उसके बाद बात करते हैं एंटरटेनमेंट अलाउंस। ये अलाउंस दिया जाता है हॉस्पिटलिटी के लिए, जब कोई आपका कस्टमर आता है, कोई क्लाइंट आता है, तो उसकी हॉस्पिटलिटी करने के लिए आपको ये अलाउंस मिलता है। लेकिन इस अलाउंस में हमेशा एक्ट क्या करता है कि डिडक्शन प्रोवाइड करता है, वो भी सिर्फ किसके लिए, गवर्नमेंट एम्प्लॉय के लिए, बाकी सब लोगों के लिए नहीं, बाकी सब लोगों के लिए पूरा टैक्सेबल होता है, ये कोई भी डिडक्शन इसमें मिलता नहीं है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, जैसे कि मैंने बताया था, तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस ग्रांट किया जाता है एक एम्प्लॉय को अपने घर से ऑफिस की ड्यूटी के लिए, ठीक है। तो आपको एक चीज पता चल गई कि जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है, उसके बाद एक पढ़ेंगे हम कन्वीनियंस अलाउंस, उसके बाद पढ़ेंगे बेटा कौन सा अलाउंस, कन्वीनियंस, और उसके बाद पढ़ेंगे हम ट्रैवलिंग अलाउंस। ये थोड़े से ना कंफ्यूजिंग होते हैं, तो मैंने इनको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके बताता हूँ। ट्रैवलिंग अलाउंस, तो जो ट्रांसपोर्ट अलाउंस होता है वो ऑफिस टू घर, ये किसका होता है, कन्वीनियंस अलाउंस ऑफिस टू क्या, क्लाइंट के प्लेस तक। ये जो ट्रैवलिंग अलाउंस होता है ऑफिस से किधर, सिटी के। तो अगर ऑफिस से घर जाना और घर से ऑफिस आने का काम हो तो उसको बोलते हैं ट्रांसपोर्ट अलाउंस, ठीक है।
ऑफिस से अगर क्लाइंट के पास जाना है, ऑफिस के काम के लिए क्लाइंट के पास जाना है और क्लाइंट से ऑफिस के पास आना है, तो उन दोनों के केस में कन्वीनियंस अलाउंस मिलता है। और ट्रैवलिंग अलाउंस, अगर ऑफिस से ऑफिस के काम के लिए किसी दूसरे शहर में जा रहे हो तो उसको ट्रैवलिंग या टीए टूर बोलते हैं, ट्रैवलिंग अलाउंस टूर। ठीक है, तो इसके अंदर ट्रांसपोर्ट अलाउंस तो हमने पढ़ लिया, ये होता है फुल्ली टैक्सेबल, ये हमने पढ़ लिया। ठीक है, बट एक बात का ध्यान रखना, कुछ केसेस में जब वो डीफ है, अंधा है, बहरा है, ऑर्थोपेडिकली हैंडीकैप है, उस केस में कुछ उनको एग्जेम्पशन मिलता है। वो अमाउंट कितनी है, 3200 के आसपास है, वो मैं बताता हूँ एग्जैक्टली कितनी है। कन्वीनियंस अलाउंस के अंदर आपको एग्जेम्पशन मिलता है कुछ, ठीक है, और इसी तरह ट्रैवलिंग अलाउंस में भी कुछ आपको एग्जेम्पशन मिलता है। कितना एग्जेम्पशन मिलता है वो हम अभी डिसाइड करेंगे। सो द फर्स्ट थिंग इज that fully taxable part is over. Now the HRA part we have already done. That is the part of which one? That is the part of partly taxable allowance. Okay. So now we'll move to the partly taxable. In partly taxable also you will find two special allowances. That is partly taxable allowance. ठीक है, इसके अंदर हमने HRA ऑलरेडी पढ़ लिया है। दूसरे नंबर पे आता है स्पेशल अलाउंसेस। स्पेशल अलाउंसेस बेटा, इसके भी दो पार्ट रहेंगे स्पेशल अलाउंस के। पहला पार्ट पर्सनल एक्सपेंस के लिए, पर्सनल एक्सपेंस के लिए। दूसरा पार्ट ऑफिस एक्सपेंस के लिए। ठीक है, तो जो पर्सनल एक्सपेंस, तो ये वाला जो पार्ट होता है HRA, ये सब सेक्शन 10 13A के अंदर कवर होता है। ठीक है, ये कवर होता है बेटा सब सेक्शन 10 सब सेक्शन 14। तो ये होएगा 10 14। ऑफिस वाला किसके अंडर में रहेगा? स्पेशल अलाउंस फॉर द पर्सनल एक्सपेंसेस, जो ड्यूटी और पर्सनल एक्सपेंसेस, ये रहेगा 10 14 1 में। बेनिफिट फॉर द परक्विजिट नॉट परक्विजिट नेसेसरी परफॉर्म ड्यूटी ऑफ ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये रहेगा बेटा 2 के अंदर। और ये रहेगा 10 14 सबसेक्शन सबसेक्शन 1 के अंदर। ओके, सो विल डिस्कस नाउ दीज स्पेशल अलाउंसेस वन बाय वन। ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इस अलाउंसेस चैप्टर का। अलाउंसेस के अंदर अगर ये चीज समझ में आ गई तो देखो, आपको सिंपल सी बात है। देखो, अगर मैं आपको सीधा एक एक करके अलाउंस बता दूंगा ना, तो आपके दिमाग में सेट होगा नहीं, क्योंकि आप भूल जाओगे। तो हमेशा कोई भी चैप्टर कर रहे हो तो सबसे पहले चार्जिंग सेक्शन पढ़ते हैं, फिर उस चैप्टर के अंदर क्या क्या आता है, फिर उसके बाद इसमें हम क्या क्या कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद हम उसमें डिडक्शन करते हैं, और फिर कुछ उसमें डिडक्शन के बाद कुछ स्पेशल पॉइंट रहते हैं, वो करके चैप्टर को खत्म करते हैं। जैसे हाउस प्रॉपर्टी में भी हमने ऐसे ही किया था। अगर आपने उसके वीडियो नहीं देखे तो ऑलरेडी मैंने हाउस प्रॉपर्टी के 10 से 11 वीडियो मैंने पूरे टॉपिक वाइज आपके यूट्यूब चैनल पे इस पे डाल दिए हैं, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। ये यहाँ पे ठीक है। उसके बाद हम सैलरी सेक्शन पढ़ रहे हैं, तो सैलरी की मैंने डेफिनेशन बता दी। सैलरी की डेफिनेशन बताते फिर मैंने पढ़ाना शुरू किया अलाउंसेस। फिर मैंने बताया उसके बाद आपको परक्विजिट पढ़ाएंगे, परक्विजिट के बाद कुछ रिटायरमेंट बेनिफिट पढ़ाएंगे। ये सब पढ़ने के बाद फिर हमारी कुछ ग्रोस सैलरी आएगी। फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे किसके बारे में? डिडक्शन के बारे में, और डिडक्शन से माइनस करके फाइनल हमारी नेट सैलरी आ जाएगी। और कुछ फिर केस लॉज करेंगे और चैप्टर खत्म विद, और इन सबको विद एग्जाम्पल हम करने वाले हैं। अब हम पढ़ रहे हैं चैप्टर सैलरी का बेसिक डेफिनेशन पार्ट हमारा हो गया है। हम आए हैं अलाउंसेस के अंदर। तो अलाउंसेस के अंदर मैंने आपको 3 टाइप के बताए हैं। एक तो वो जो फुल्ली टैक्सेबल है, एक वो जो पार्टली टैक्सेबल है, और एक वो जो फुल्ली एग्जम्प्ट है। ये हमने अभी तक कराया नहीं है, ये हमने अभी अभी पढ़ा है। फुल्ली टैक्सेबल ट्रांसपोर्ट अलाउंस है, डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता, सिटी कंपनसेटरी अलाउंस है, वो सब हमने अभी अभी पढ़ा है। ठीक है, इसके बाद आता है पीटी जो पार्टली टैक्सेबल। उसके अंदर हमने एक पार्ट एचआरए वाला वो कल ही कर लिया था। अब हम करने वाले हैं इसके अंदर स्पेशल अलाउंस। जब ये भी हो जाएगा तब उसके बाद हम आएंगे किस पे?
फुल्ली एग्जाम्प्ट वाले के, जो कि इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट वो भी करेंगे हम। तो अब ये आपको चीज क्लियर होगी कि अलाउंस चैप्टर के अंदर यही है। फिर उसके बाद हम परक्विजिट पढ़ेंगे, फिर उसके बाद रिटायरमेंट बेनिफिट, और रिटायरमेंट बेनिफिट के बाद डिडक्शन, और फिर चैप्टर खत्म। बट परक्विजिट्स में बहुत सारी लंबी परक्विजिट्स, उनका वैल्यूएशन करना थोड़ा टाइम लगता है, उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, तो उसमें ज्यादा वीडियो आएंगे, तो थोड़ा उसको ज्यादा अच्छे से समझना पड़ेगा। मेरे हिसाब से अगर पूछो तो अलावेंसेज और परक्विजिट्स में दोनों में कौन सा अच्छा रहेगा, अगर मेरा एम्प्लॉयर मुझे बोले कि आपको अलावेंस चाहिए कि परक्विजिट्स चाहिए सैलरी के अंदर, तो मैं उनको मोस्टली बोलूंगा कि मुझे परक्विजिट्स दे दो कंपेरेटिवली अलावेंस। क्योंकि अभी आप जब भी अलावेंसेज का अभी जो आप पढ़ोगे, ये जो पार्सली टैक्सेबल वाला पार्ट पढ़ोगे, तो आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी एग्जाम्पशन मिलती है। आपको बच्चे की एजुकेशन के लिए 100 रुपए की एग्जाम्पशन मिलती है। आप कौन सा स्कूल, आप गवर्नमेंट स्कूल को छोड़कर अगर किसी भी आप प्राइवेट स्कूल में बच्चे को भेज रहे हो, तो 100 रुपए का एग्जाम्पशन मिलता है। बताओ, उस अलावेंस में 100 रुपए का एग्जाम्पशन, तो कितना भयंकर एग्जाम्पशन देते हैं। इतना एग्जाम्पशन का मैं समझ में नहीं आता, करूंगा भी मैं क्या। परक्विजिट्स ऑन द अदर हैंड, परक्विजिट्स जो कि दूसरे हाथ में अगर आप देखिए परक्विजिट्स का, तो उसमें ज्यादा आपको एग्जाम्पशन मिलती है कंपैरेटिवली अलावेंसेस। बट कुछ अलावेंसेस ऐसे हैं जहां पे परक्विजिट से ज्यादा आपको एग्जाम्पशन मिल सकती है, तो वो ऊपर नीचे होता रहता है। बट मोस्टली अगर ओवर जनरली अगर बात करोगे तो परक्विजिट में ज्यादा एग्जाम्पशन रहती है। और आपको पता है अगर एग्जाम्पशन ज्यादा तो टैक्स कम, टैक्स कम तो हमारा बेनिफिट है। तो इसलिए हम तो यही कोशिश करेंगे कि अगर कोई एम्प्लॉयर हमसे पूछे कि आपको क्या चाहिए, अलावेंसेस ज्यादा चाहिए कि परक्विजिट, तो मैं कहूंगा कि मेरी सैलरी को आप प्लीज डिवाइड कर दो परक्विजिट्स के अंदर, ना कि ज्यादा अलावेंसेस के अंदर। ठीक है, चलो। अब देखो, आपको कोई बोलता है कि सर मुझे, आप कंपनी बोलते हैं आपको ना 50K मिलेंगे, आपका पैकेज है कंपनी के अंदर, आप अगर कंपनी के अंदर आपको जोड़ते हैं तो 50K पर मंथ मिलेंगे। तो आप उसी टाइम पे जब आपकी सैलरी आएगी महीने के एंड में, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद द मोस्ट गुड फीलिंग, सब खुश हो जाते हैं, योर अकाउंट हैज बीन क्रेडिटेड विद, और आप देख के हैरान हो जाओगे कि 40K इज द अमाउंट। अरे उन्होंने तो बोला था कि 50K का, एम्प्लॉयर ने तो बोला कि 50K, जो 50,000 आपका पैकेज है, तो इस 40,000 में बेटा बाकी के कितने बच गए? 10,000। इस 10,000 में पहला पोर्शन तो रहेगा आपका टीडीएस का, कुछ टीडीएस के अमाउंट कट कर लेंगे। ठीक है, टीडीएस के बाद और क्या करेंगे? रिटायरमेंट जो बेनिफिट है उसके अमाउंट भी कुछ कट कर लेंगे, जैसे एनपीएस कट कर रहे हैं, पीएफ कट कर रहे हैं, वो पार्ट उसके अंदर कट कर लेंगे। तो ये सब चीजें, बाकी की जो अमाउंट बचती है उसमें आपका डिडक्शन हो जाता है, जो हमें पता भी नहीं चलता। रिटायरमेंट बेनिफिट्स में मोस्टली हमारा मेजर चंक्स जाता है, मेजर चंक्स हमारा रिटायरमेंट के बेनिफिट, तो हम उसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि जो पैकेज होता है उतना आपको इन हैंड नहीं मिलता, इन हैंड की अमाउंट बहुत ही कम होती है। बट हम इस चैप्टर में इसमें हम नहीं घुसेंगे, ये बात चल रही थी तो मैंने आपको बता दिया। अब हम पढ़ने वाले हैं सिर्फ अलावेंसेस का वो वाला पार्ट, जो कौन सा पार्ट, जो पार्शली टैक्सेबल है, पार्शली टैक्सेबल है, वो वाला पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब उसके अंदर भी दो आ गए। अब दो कौन से आ गए वो मैं आपको बताता हूं। देखो मैं उसको हाईलाइट कर रहा हूं, देखो कौन सा हाइड कर रहा हूं, जो ड्यूटी, ऑफिस ड्यूटी या एम्प्लॉयमेंट प्रॉफिट के लिए आपको अलाउंसेस दिए जाए, वो होता है बेटा सेक्शन 10 सब सेक्शन 14 सब सेक्शन 1। ये दिस इज द फर्स्ट, जो ऑफिस की ड्यूटी के लिए आपको मिलेंगे। और ऐसे अलाउंस की ध्यान रखना बेटा, कोई लिमिट नहीं है, कितना भी अमाउंट दे सकता है एम्प्लॉय, रिसीव कर सकता है एम्प्लॉयर से। लेकिन जो भी अमाउंट आपने रिसीव करी वो उस पर्पज के लिए फुल्ली यूटिलाइज होनी चाहिए। अगर आपने यूटिलाइज नहीं करी तो बाकी बचे हुए अमाउंट के आपको टैक्स देना पड़ेगा। ठीक है, चलो ये बात कैसे है उसको हम और डिटेल में समझेंगे। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, अब मैं एक चीज को और हाईलाइट करता हूं, अब देखना बेटा। तो कोई भी एम्प्लॉय है उसको पर्सनल एक्सपेंस करने पड़ते हैं एक जगह पे, तो उस पर्सनल एक्सपेंस को कंपनसेट करने के लिए, तो जो ऑर्डिनरी परफॉर्म किए जाते हैं एट द प्लेस विद ऑर्डिनरी साइट और टू कंपनसेट इन द इंक्रीज्ड कॉस्ट ऑफ लिविंग, तो दो द पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए सबसेक्शन 10 जो भी अलाउंस मिलते हैं पर्सनल एक्सपेंस के लिए, उसमें 10 सबसेक्शन 14 सबसेक्शन 2। अब इसमें ध्यान रखना, इसमें भी इसमें बेटा देयर इज लिमिट ऑन विच एम्प्लॉय कैन रिसीव फ्रॉम द एम्प्लॉय, एक लिमिट रहती है। एनी अमाउंट रिसीव्ड बाय नेम इन एक्सेस ऑफ द स्पेसिफाइड लिमिट, उस अमाउंट से अगर ज्यादा ली
तो उस केस में वो सैलरी के अंदर टैक्सेबल हो जाएंगे। तो दोनों को मैं एक बार डिटेल में बताता हूं, उसके बाद हम इसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे पहला वाला केस करते हैं। अब हम ऐसे याद करेंगे, सेक्शन 10 14 सबसेक्शन 1, 10 सबसेक्शन 14 और इसका बेटा रोमन वाला 2। यहाँ पे एक बार मैं लिख देता हूँ, ये है ऑफिस पर्पज के लिए जो आपको अलाउंस दिए जाते हैं, और यहाँ पे है बेटा ये पर्सनल पर्पज के लिए आपको जो अलाउंस दिए जाते हैं। ठीक है। अब ऑफिस पर्पज वाले में जितनी भी आपको अमाउंट मिली, मान लो ऑफिस पर्पज के लिए आपको मिल गई, मान लो कि हेल्पर अलाउंस मिल गया, हेल्पर के लिए जैसे मैंने बताया था ना, हेल्पर के लिए अलाउंस मिल गया जो आपकी ऑफिस वर्क में काम करेगा, घर के काम के लिए नहीं बेटा, ऑफिस वर्क के लिए, तो हेल्पर मिल गया। और आपके उसने कहा कि भाई आप 10K का मैं पर मंथ के हिसाब से अलाउंस देता हूं। तो जैसे कि पहले इस केस में हमने पढ़ा था, इस देयर इज नो लिमिट ऑन द अमाउंट which employee can receive from the employer, whatever the amount is received fully utilized for the purpose it was given। तो जितनी अमाउंट मिली 10K हेल्पर के लिए उतनी की उतनी उसको यूज करनी चाहिए। लेकिन भाई ने अगर मान लो यूज करी कितनी, सिर्फ 8K, तो बाकी की बची 2K, कितनी बची बेटा 2K पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल हो जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि देखो पूरी की पूरी अमाउंट उसको मिली कितनी 10K, और खर्च कितनी उसमें पूरी 10K में से टैक्सेबल कितनी है, सिर्फ 2K ही है, 2000 रुपए ही टैक्सेबल है। तो मतलब पार्सली टैक्सेबल हो गया, पूरा का पूरा टैक्सेबल नहीं है। अब आपके दिमाग में आ सकता है सर 8K वाली बात तो समझ में आ गई, लेकिन हमें एक बात समझ में नहीं आई। चलो ठीक है, अब इसने खर्चा कर दिया इधर 12K, मतलब 12,000, 10,000 में हेल्पर मिला नहीं ऑफिस काम के लिए, उसने 12,000 रुपए में एक हेल्पर ढूंढा। तो यहाँ पे कितना अमाउंट टैक्सेबल होगा बेटा, उसको मिली कितनी है, कितनी मिली है 10K। अब खर्चा कितना कर दिया उसने 12K, मतलब जितनी अमाउंट मिली थी उससे ज्यादा तो खर्चा कर दिया। तो उसमें टैक्स क्या करेंगे, टैक्स तो कुछ करना ही नहीं है, कुछ बचेगा ही नहीं। तो बचेगा तब, मान लो आपको मिले 10,000 रुपए, आपने 7,000 रुपए में हेल्पर मिल गया, तो आपको 3,000 रुपए का फायदा होगा, इसलिए आपकी सैलरी में ऐड करके उसको टैक्स कर देंगे। बट इस केस में जब 12K आपको मिल रहे हैं 10K और आपने खर्चा कर दिया उससे ज्यादा, तो उस केस में तो आपको कुछ बचा ही नहीं, कुछ बचत ही नहीं, टैक्स उस पर होगा ही नहीं। तो ये बात आप ध्यान रखो, जितना आप एक्सपेंडिचर करते हैं उसके हिसाब से खर्चा इसके अंदर टैक्स, इंप्लॉयर जितना भी एक्सपेंडिचर करेगा उसके हिसाब से इसमें खर्चा लगेगा। जितना आपको अलाउंस मिला है, अगर आप उससे ज्यादा कर रहे हो तो कुछ भी टैक्स नहीं, अगर कम किया तो जितना कम किया है उसके हिसाब से आपको टैक्स भरना पड़ेगा। अब बात आती है पर्सनल की। पर्सनल की बात करते हैं। अगर उसने पर्सनल के लिए आपको कहा कि भाई देखो मैं आपके बच्चे को दे रहा हूं, आप अपने बच्चे को स्कूल भेजो और मैं आपको दे रहा हूं 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से उसकी एजुकेशन के लिए, एजुकेशन के लिए, ठीक है। अब आपने खर्चा पूरा कर दिया 500 रुपए, 500 रुपए इसकी ट्यूशन फीस थी बच्चे की और आपने अपने बच्चे को खर्चा कर दिया। तो उसमें एग्जम्पशन बेटा एक लिमिट सेट कर दी सरकार ने कि आप कितना भी दे दो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, छूट सिर्फ 100 रुपए पर मंथ के हिसाब से मिलेगी। सर इतने के ऊपर आप टैक्स बचा सकते हो। तो पर्सनल वाले में आपको कितनी अमाउंट मिली और आपने कितना खर्चा किया, उस चीज से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। सिर्फ फर्क पड़ता है तो किस चीज से, सिर्फ एक चीज से कि उसमें एग्जम्पशन की लिमिट कितनी है। जितनी लिमिट है उतना ही आपको एक्सपेंस मिलेगा। तब आप बोल रहे हो कि सर ठीक है, ये 500 रुपए का आपने दिया और मैंने खर्चा किया 600 रुपए पर मंथ, तब मुझे कितनी छूट मिलेगी। तब भी बेटा आपको कितनी मिलेगी, एक फिक्स है 100 रुपए पर मंथ और पर किड, एक किड के और 2 किड्स तक, आपके 2 बच्चों तक आपको मिल सकते हैं। ये है जब पर्सनल एक्सपेंसेस की आप बात करते हो, एक लिमिट रहेगी, उस लिमिट के हिसाब से ही आपको एग्जाम्पल की लिमिट रहेगी। जबकि यहाँ पे जब ऑफिस पर्पज के लिए आप कर रहे हो खर्चा, जो भी आपको अलाउंस मिल रहा है, तो उसमें जितना आपको अलाउंस मिला है उससे अगर आपने ज्यादा खर्च कर दिया तो पूरा का पूरा नॉन टैक्सेबल है। लेकिन अगर कम खर्च किया तो जितना भी डिफरेंस अमाउंट रहेगा वो टैक्स के अंदर आ जाएगी। तो पार्सली टैक्सेबल, इसमें भी पार्सली टैक्सेबल, ना तो फुली फ्री है ना ही फुली टैक्सेबल है।
बीच का है। तो चलो रूल 2B भी हमें इसके बारे में बताते हैं कि द अलाउंस प्रिस्क्राइब फॉर द सेक्शन ऑफ, देखो कौन से सेक्शन के लिए, 1014(1) किसका, ऑफिस एक्सपेंस के लिए। तो अलाउंस में एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द ट्रेवल ऑन टूर और ट्रांसपोर्ट, ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में देखो मैंने पहले ही बताया था। ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में डिलीट कर दिया क्या, शायद मैंने रफ कर दिया। ट्रैवलिंग अलाउंस के बारे में ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। तो ट्रैवलिंग अलाउंस क्या होता है, जब आप एक सिटी से बाहर अगर जाते हो तो वहां पे जो खर्चा आएगा आने जाने का, उसको ट्रैवलिंग अलाउंस होता है। अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर, allowance granted to meet the cost of travel on transfer include any sum in connection with transfer, packing, ट्रांसपोर्टेशन और पर्सनल इफेक्ट ऑन सच। जैसे एक स्थान से दूसरे जगह पर आओ, एक सिटी से, मान लो आप हो हैदराबाद में और आपका ट्रांसफर हो गया बेंगलोर में, तो उस जगह पे आपका पैकेज, पूरा सामान लेके जाने का, आपका पर्सनल इफेक्ट, आपकी गाड़ी को लेके जाने का, आपका हाउस होल्ड लगेज लेके जाने का, तो हाउस होल्ड का जितना भी सामान है वो सब लेके जाने के लिए आपको अलाउंस मिलता है। और वो अलाउंस पूरा का पूरा उसको बोलते हैं ट्रैवलिंग अलाउंस। तो मैंने बताया था ट्रैवलिंग अलाउंस होम से अगर किसी दूसरी सिटी में जा रहे हो तो उसको बोलते हैं अलाउंस ट्रैवलिंग, ठीक है, ट्रैवलिंग अलाउंस बोलते हैं। और कन्वीनियंस अलाउंस बोलते हैं जब ऑफिस से आप किसके, क्लाइंट के घर, मतलब सेम सिटी में अगर ऑफिस वर्क के लिए जाते हो तो। फिर ये एक इंपॉर्टेंट अलाउंस है बेटा, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ क्योंकि सारे के सारे अलाउंस आपको याद करने की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद आते हैं डेली अलाउंस। अब आप चले तो गए किसी दूसरे शहर में, हैदराबाद में थे आप, हैदराबाद से बैंगलोर चले तो गए, ठीक है सर, आ गया और आपने आने का खर्चा दे दिया, बट इधर आके भी तो मुझे कुछ खर्चा चाहिए ना, लॉजिंग का खर्चा चाहिए, खाने का खर्चा चाहिए, फूड का चाहिए, एकोमोडेशन का चाहिए, उसको बोलते हैं बेटा डेली अलाउंस। तो एनी अलाउंस ग्रांटेड ऑन टूर or for the journey in connection with transfer to meet the ordinary daily charges incurred by the employee on account of absence from normal place of duty। उस नॉर्मल प्लेस पे रहता तो शायद उसको रहने का, तो उसका पास घर था, वो सब एक्सपेंस करने नहीं पड़ते, लेकिन अपने घर से दूर रहा है तो इसलिए डेली अलाउंस या पर डाइम अलाउंस भी बोलते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट अलाउंस है। उसके बाद बात आगे देखो कन्वीनियंस अलाउंस की। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन कन्वीनियंस इन परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ एन ऑफिस और एम्प्लॉयमेंट। तो एक ही शहर में एक अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो ऑफिस से, तो उसको कन्वीनियंस अलाउंस बोलते हैं। देखो कहने के लिए सबको, अगर आप जनरल पब्लिक में पूछोगे तो ट्रांसपोर्ट अलाउंस के अंदर ही सब कुछ आ जाता है। उससे पूछो ट्रांसपोर्ट अलाउंस क्या होता है तो पूरा बता देंगे। ट्रांसपोर्ट अलाउंस हर जगह, उसको भी ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस, और उसमें कोई डिफरेंस, लेकिन इनकम टैक्स के हिसाब से ट्रेवलिंग अलाउंस, ट्रांसपोर्ट अलाउंस और कन्वीनियंस अलाउंस तीनों में डिफरेंस होता है, वो आपको समझ में आएगा। वुड बी एग्जेम्प्ट ओनली इफ फ्री कन्वीनियंस इज नॉट प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर। इसको एग्जेम्प्ट कर देंगे अगर उसने फ्री कन्वीनियंस प्रोवाइड नहीं करी है तो, ठीक है। एनी अलाउंस ग्रांटेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड ऑन ए हेल्पर वेयर सच हेल्पर इज एंगेज्ड इन द परफॉर्मिंग द ड्यूटी ऑफ एन ऑफिस, हेल्पर अलाउंस, ठीक है। जब ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए आपको कोई हेल्पर मिलता है, ऑफिस की ड्यूटी परफॉर्म, देखो यहाँ पे लिखा है स्पेसिफिकली किसकी ड्यूटी परफॉर्म करना है, इन परफॉर्मेंस द ड्यूटी ऑफ एन ऑफिस, ना कि पर्सनल पर्पज के लिए नहीं, पर्सनल एक्सपेंस के लिए नहीं, उसको बोलते हैं हेल्पर अलाउंस। तो जितना आपने अलाउंस मिला उतना आपका खर्चा हुआ और उतना खर्चा आपको एग्जेम्प्ट दे देंगे, पूरा एग्जेम्प्ट कर देंगे। लेकिन अगर उससे कम हुआ तो बाकी बचा हुआ आपको टैक्स में आ जाएगा। फिर उसके बाद बेटा ये चारों के चारों अलाउंस हैं वो इंपॉर्टेंट हैं, आप ये चार ही याद रखो। और आपको ज्यादा, एक और अलाउंस है, ये चार याद रखो तब तक, उससे बाद ज्यादा करने की कुछ भी जरूरत नहीं है, ठीक है। अब उसके बाद बात करते हैं रिसर्च अलाउंस की। रिसर्च अलाउंस, जैसे कोई एक कंपनी में काम कर रहा है तो उस कंपनी से रिलेटेड अगर वो एकेडमी में पढ़ने के लिए आगे जाता है, जो रिसर्च करने के लिए उस कंपनी के लिए यूजफुल हो, तो कंपनी उसको बोलती है कि बेटा कोई नहीं, हम आपका खर्च जो स्टडी का है वो हम टोलरेट करेंगे, वो सब हम पे करेंगे, तो आप कोई नहीं, आप जाके करो, उसको बोलते हैं रिसर्च अलाउंस। यूनिफॉर्म अलाउंस, तो यूनिफॉर्म क्या होता है, जैसे पुलिस का यूनिफॉर्म रहता है तो उनको यूनिफॉर्म ना देके, तो क्या ना कि एक तो यूनिफॉर्म ही दे दिया, यूनिफॉर्म दे दिया तो क्या होगा, वो एक परक्विजिट हो गया। अलावेंस देखो, अब वही मैंने बताया ना, अगर आपको एक फिक्स पेमेंट दी जाए तो अलावेंस, अगर फिक्स पेमेंट नहीं दी जाए आपको वो जो चीज चाहिए वही अवेलेबल करा, जैसे रेंट फ्री अकोमोडेशन, जैसे मैंने एग्जांपल देके बताया, जब अकोमोडेशन ही अलाउ करा दे तो अलाउड को अलॉट कर दिया,
उसमें कुछ खर्चा आपको देना नहीं, खुद का एम्प्लॉयर का ही सब कुछ है, तो उसको हम परक्विजिट बोल देंगे। लेकिन ऐसे इन द सेम वे अगर यूनिफॉर्म अलाउ कर दे तो उसको बोलेंगे परक्विजिट, लेकिन यूनिफॉर्म ना अलाउ करे और कुछ पैसे दे दे तो उसको बोलेंगे यूनिफॉर्म अलावेंसेज, अदरवाइज परक्विजिट। तो एसएससी बीइंग हु ऑप्ट्स फॉर प्रोविजन, ये भी ध्यान रखो, अगर जिसने न्यू टैक्स रिजाइम है, जो नया टैक्स रिजाइम है, उसको अगर उन्होंने ऑप्ट किया है, उसको बोला कि भाई हम ओल्ड टैक्स रिजाइम के हिसाब से टैक्स नहीं भरेंगे, न्यू टैक्स रिजाइम के हिसाब से भरेंगे, तो इन रिस्पेक्ट ऑफ एग्जेम्पशन मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इन रिस्पेक्ट ऑफ ट्रैवलिंग अलाउंस, डेली अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ए टू सी में, इन तीनों के अंदर ही सिर्फ एग्जेम्पशन मिलेगा। बाकी तीनों में, बाकी जितने भी बच गए उसमें किसी में एग्जेम्पशन नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको पता है जो न्यू टैक्स रिजाइम होता है उसके अंदर एग्जेम्पशन का प्रोविजन होते नहीं, उसमें कोई डिडक्शन आपको, मतलब मोस्टली एग्जेम्पशन के प्रोविजन नहीं होते और मोस्टली डिडक्शन अलाउड नहीं होती, चाहे एटीसी की डिडक्शन हो चाहे बाकी स्टैंडर्ड डिडक्शन हो, उसमें कुछ भी अलाउड नहीं होती। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, सिर्फ तीन ही, जो कि ट्रेवलिंग अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस और डेली अलाउंस आपको अलाउ होंगे। तो उसके बाद बात करते हैं सब सेक्शन 1014। ठीक है, इसके लिए हम अगले वीडियो में बनाएंगे, अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आप इसमें पढ़िए, आपको कोई दिक्कत हो तो, कोई आपको समझ में नहीं आया तो चैनल पे कमेंट करिए, मुझे बताइए, मैं आपको उसी टाइम पे आपका सॉल्यूशन प्रोवाइड करूंगा, आपके जितने भी डाउट उनको दूर करने की कोशिश करूंगा। प्लीज डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक द वीडियो, और आप ऐसे ही पढ़ते रहिए और स्वस्थ रहिए।